हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है फिजिक्स में लेक्चर 3 कवर करने वाले हैं। इस पे इस लेक्चर में जो आज बातें होंगी वो गोलीय दर्पण से संबंधित होगी कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उससे संबंधित जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, जैसे वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य फोकस है, प्रधान अक्ष है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे, एक एक चीज़ देखने वाले हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम लोग F=R/2 अवतल दर्पण में देखने वाले हैं। क्या अवतल दर्पण में एक रिलेशन देखने वाले हैं, F=R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या गोलीय दर्पण। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, वैसा दर्पण या वह दर्पण जो किसी या जिसका वह दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वह दर्पण जिसका प्रावर्तक, अभी मैं समझाने वाला हूँ इसे, प्रावर्तक सतह लिख लेते हैं, किसी खोखले यानी हॉलो खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लो इसको। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी खोखले गोले यानी हॉलो स्फेयर होता है। हॉलो स्फेयर समझते हो ना, यानी जो अंदर से खाली हो, जो अंदर से क्या हो, खाली हो, ऐसा गोला, एक ऐसा गोला जो अंदर से खाली हो, उसको बोलते हैं खोखला। जैसे कि फुटबॉल वगैरह ये सब क्या है, हॉलो स्फेयर है। ठीक है, या टेनिस बॉल जो आप लोग खेलते हो उसमें भी क्या है, वो भी क्या है, हॉलो स्फेयर का एग्जाम्पल है। तो ये किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, क्या बोलता है? जिसका प्रावर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग हो। ये किसी खोखले गोले का क्या होता है, पार्ट होता है। जैसे मैं एक ये बॉल बना दूं तो इसको क्या कर लिया जाता है, कट किया जाता है। इसको क्या कर लिया जाता है, कट किया जाता है। तो इससे जो मिरर बनता है, ये किसी खोखले मिरर, जो भी गोलीय दर्पण जो भी होता है, ये किसी खोखले गोले का ही पार्ट होता है। क्या किया जाता है, किसी खोखले गोले का ही पार्ट होता है। जैसे मैं सपोज करूँ, यहाँ पे समझाऊँ कि ये एक गोला है, यहाँ से इसको कट कर लिया गया, ठीक है, इतना सा, और इस साइड में अगर पेंट कर दिया गया, इस साइड में पेंट कर सिल्वर कर लिया गया, रंजित कर दिया गया, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इसका। ये वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये जो मिरर बना, इस मिरर का नाम है गोलीय दर्पण। अभी नहीं, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। वो मैं बाद में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण ये क्या हो गया, इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं, क्योंकि अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। ठीक है, अगर मैं सपोज करते हैं इस साइड से अगर पेंट कर दूं और यहाँ से अगर मिरर को कट कर लूँ, तो इससे जो भी ये पार्ट से जो मिरर बना है, इस मिरर का नाम है गोलीय दर्पण। मतलब होता क्या है, कांच का एक गोला, खोखला गोला को ही कट कर लिया जाता है और एक साइड सिल्वर कर दिया जाता है, यानी पेंट कर दिया जाता है। तो उस तरह से दर्पण बना लिया जाता है। इस तरह से जो दर्पण होता है उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, समझ में आई बातें? समझना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली बहुत सारा रहेगा। दर्पण क्या होता है समझ, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, तो आपको रियल लाइफ में भी समझ में आना चाहिए। मिटाऊं मैं इससे? ठीक है, अब हम लोग इसके टर्म्स को देखते हैं, बहुत सारा टर्म्स के बारे में। जैसे कि पहला हेडिंग डालते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र
इसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या चीज़ है भाई, कि लिख लेते हैं पहले, इसके बाद मैं फिर समझा दूंगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे, नहीं, उस गोले के, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर मान लो ये एक हॉलो स्फेयर है, क्या है, हॉलो स्फेयर है, इस भाग को कट कर लिया गया है, इतना सा भाग को अगर कट कर लिया गया है तो इस गोले का, इसका सेंटर क्या होगा, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, कि ये जो वक्रता केंद्र होगा ये पूरा स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होगा, यही इस मिरर का, ये मिरर का भी वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, यही होगा। आ रही है बातें समझ में। मैंने क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये भाग मैंने काट कर लिया तो यहाँ पे ये मिरर हो गया, और इस मिरर का वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, तो ये गोले का जो सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। ठीक, और चीज़ें समझ लेते हैं यहीं पे ही। फिर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या भी यही होता है कि गोले का जो त्रिज्या होता है, जिस खोखले गोले का, लिख सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं कि इस गोले का जो त्रिज्या होता है, ये गोले का जो त्रिज्या होता है उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का भी त्रिज्या वही हो जाता है। ठीक है, जैसे ये मैं बताऊं तो ये क्या हो गया, आर यानी रेडियस हो गया, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या नाम रख दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। अभी लिखा दूंगा मैं, बस अभी समझ लेते हैं पहले। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या हुआ भाई, कि ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा, क्योंकि किसी खोखले गोले से कट किया गया है दर्पण को, तो जिसका भी भाग होगा उसका तो त्रिज्या होगा ना कुछ, आप लोग पढ़े होगे स्फेयर, उसका फॉर्मूला वगैरह पढ़े होगे, तो उसमें रेडियस होता है ना, तो उसका जो भी रेडियस होगा उसी का नाम रख दिया गया दर्पण का वक्रता त्रिज्या, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है दर्पण का। बातें समझ में आ रही है। तो वक्रता केंद्र देख लिए, वक्रता त्रिज्या देख लिए। अब देखो इसको लिख लेते हैं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। बस टर्म्स है, जानना जरूरी है तो जानना पड़ेगा ही। ठीक है, वक्रता केंद्र, फिर हेडिंग डालते हैं वक्रता त्रिज्या। स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, वक्रता त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको लिखना चाहें, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये एक दर्पण है, ये इस गोले का सेंटर होगा जो,
तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वही त्रिज्या होता है, बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है। तो ये क्या है, आर, यानी ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है। क्या है ये, वक्रता केंद्र। इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को आर से, वक्रता केंद्र, सॉरी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, मिटाऊं मैं इसे, ओके। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, या ऐसे लिख लेते हैं, पहले ध्रुव के बारे में लिख लेते हैं। पोल, क्या, पोल, ये क्या चीज होता है, लिख लेते परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं। किससे, P से, P से इसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लो अगर ये एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण है। सर क्या दिखा रहे हो भाई, समझ लेना कि ये क्या है, एक दर्पण है। तो इसका जो मिड होगा, ये वाला सरफेस जो होगा, इसी से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये वाला इस साइड से तो रज्जित है, पॉलिश किया हुआ, तो इस साइड से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसका जो मध्य बिंदु है, सपोज कर लेते हैं ये वाला क्या है, मध्य बिंदु। ये क्या है, मध्य बिंदु। तो इसी को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। बात समझ में आई। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और सारा दूरी जो होता है इसी बिंदु से मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, इसी से। ये जीरो है, यहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिए, ये जैसे मार्कर वस्तु रख दिए, तो ये दूरी वस्तु का कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजर किया जाएगा, ये यहाँ तक। ठीक है, तो सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, ध्रुव से, पोल से। ठीक, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ध्रुव के बाद लिख लेते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, जैसे अगर मैं बना दूं टू, ये दर्पण है, तो इसका मध्य बिंदु ये है, तो इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। P, इट इज डिनोटेड बाई P। ध्रुव के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस लिख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है, तो लिखना है कि वो लाइन या वह रेखा जो ध्रुव तथा, ये सेंटर है यानी वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। वह रेखा जो ध्रुव तथा, अरे भाई सीधी लिखना है, सीधी लाइन, वो सीधी लाइन। एक सेकेंड में फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, बन जा भाई। ये क्या है, ये वक्रता केंद्र, अगर सपोज कर लेते हैं ये वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान
अक्ष कहते हैं। मिटाऊं मैं इसे? ओके। अब एक नया हेडिंग डालते हैं, मतलब नया क्या, इससे अभी रिलेटेड टर्म्स खत्म नहीं हुआ है। एक नया टर्म्स क्या हो सकता है? ये एक चीज़ होता है, क्या बोलते हैं उसको, द्वारक, अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। स्पेलिंग देख लेना मैं सही लिख रहा हूँ या गलत। अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। ठीक है, द्वारक क्या होता है? ये जैसे कि ये मिरर है, जितने सरफेस पे, यानी जितने सरफेस से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। या लिख देते हैं हम लोग, दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। यानी कि बेसिकली समझना ये है कि मिरर का जो सरफेस क्या है, परावर्तन होने वाला है, जिससे परावर्तन होता है, जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, फेस देखते हैं। तो जितना सतह से देखते हैं, मान लो ये वाला पूरा सतह है, ये क्या है, पूरा सतह, इससे तो इसी से प्रकाश इंटर करेगा, प्रकाश इसी पे आएगा। तो इसका जितना चौड़ाई होता है, ये जो सरफेस होता है, जो जिस पे जितना सरफेस पे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। बेसिकली ये पूरा सरफेस ही क्या है, अगर कोई मिरर है तो उसका आगे वाला जिससे प्रकाश का पूरा परावर्तन होता है उसी को क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे, सॉरी द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। आई बात समझ में? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की लिख लेते हैं ऐसे, चौड़ाई को आप लोग चाहो तो दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, को दर्पण का द्वारक कहते हैं। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि द्वारक हुआ क्या। जितना भाग में प्रकाश का परावर्तन हुआ, जिस सरफेस पे, ये वाला पूरा सरफेस पे, तो ये दर्पण का द्वारक है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि दर्पण के जिस भाग से या जब दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उतने भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, मिटाऊं में से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बच गया, मुख्य फोकस। फोकस बोलते हैं उसको, मुख्य फोकस हिंदी में बोलते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे कि फोकस होता क्या है। ठीक है, वो आप लोग के पास तो फोकस होगा नहीं। हाँ, गेम वगैरह में हो सकता है फोकस। क्यों? चलो मिटाता हूं मैं। फोकस, फोकस, फोकस नहीं, फोकस पढ़ना है, फोकस करके भी पढ़ना है और फोकस को भी पढ़ना है। तो फोकस, फोकस होता क्या है कि अगर कोई दर्पण है, मान लो, क्या है, फोकस इसलिए जानना है क्योंकि अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे। क्या? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। देखो, जितना टर्म तो जान गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव हो गया भाई। इसको बोल दिया, अगर मान लो ये वक्रता केंद्र हो गया और इसको मिला दिए, तो ये लाइन जो लिखे क्या, ये लाइन क्या है? प्रधान अक्ष। ये सब में कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये क्या है? प्रधान अक्ष है। ठीक है, तो अब देखो, जब ये दर्पण है तो दर्पण से के सामने बहुत सारा रे आएगा, बहुत सारा प्रकाश की किरणें आएगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, इस प्रधान अक्ष के, इस प्रधान अक्ष के समांतर आती है। क्या आती है? समांतर। क्या आती है? समांतर। तो देखो, अब जैसे शीशा पे पड़ा, लाइट पड़ा, तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को परावर्तन करेगा। तो ये जो परावर्तन करता है, तो परावर्तन करने के बाद, परावर्तन करने के बाद अरे भाई साहब, मेरा ड्राइंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड।
आप लोग समझ लो कि ये लाइन क्या है, सीधा लाइन है। लाइन क्या है, सीधा है। तो मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष समझ में आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर अगर आती है तो वो परावर्तन तो करेगा। जब शीशा पे लाइट पड़ा है तो परावर्तन करेगा ही करेगा। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्लियर है? क्या क्लियर है? फिर से देखते हैं कि प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद, क्या, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है उस बिंदु का नाम फोकस रख दिया गया है। ठीक है? उस बिंदु का क्या नाम रख दिया गया है, फोकस नाम रख दिया गया है। क्लियर है? ये तो देख लिए हम लोग। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, एक दूसरा मिरर, अभी तो मैं अवतल उत्तल आप लोगों को बताया ही नहीं है, मतलब बताया ही नहीं हूँ। तो ये एक दर्पण है, सपोज कर लेते हैं। तो इस टाइम इस तरह से देखते हैं, समझ में तो ऐसे आ गया होगा। ये भी एक प्रधान अक्ष के पैरेलल लाइट आया, ये ध्रुव है। इसमें क्या किया गया, इस साइड से पेंट कर दिया गया। इसमें इस साइड से अंदर वाला पोर्शन को ही पेंट, अगर ये किसी खोखले गोले का भाग होगा तो क्या कर दिया गया है, इसको अंदर से पेंट कर दिया गया है। और ये अगर किसी खोखले गोले का भाग होगा, अरे भाई सेंटर भाग रहा है इधर उधर, खोखले गोले का भाग होगा तो इसको इस साइड से पेंट कर दिया गया है। इसको बाहर से पेंट किया गया है और इसको अंदर से पेंट कर दिया गया है। तो यही मैं बता रहा था कि ये प्रधान अक्ष के समांतर किरण तो आ गई। अब किरण आने के बाद इसमें जो रिफ्लेक्टर होगा, क्योंकि इस तरह उभरा हुआ सतह है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह क्या है, उभरा है। तो ये परावर्तन के बाद कुछ इस तरह नियम को फॉलो करेगा। एंगल आई एंगल आर तो बराबर होगा ही, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा ही। तो ये इस तरह से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, परावर्तन का नियम परावर्तित कर जाएगा। तो अब देखो, क्या ये प्रधान अक्ष को ये रेखाएं कट कर रही है, ये रेखा कट कर रही है। प्रधान, मैंने क्या बताया कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का नाम फोकस रख दिया गया। तो यहाँ तो कोई प्रधान अक्ष के बिंदु से नहीं गुजर रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँगा। ऐसा प्रतीत होता है, क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होगा, यानी कि हम लोग प्रतीत हो रहे हैं, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे से इस पॉइंट से लाइट क्या हो रही है, परावर्तित होकर के आ रही है, इस वाला रेखा से प्रवर्तित होके आ रही है। तो इस बिंदु का नाम भी क्या है, फोकस है। लेकिन ये जो फोकस है ये काल्पनिक फोकस है। क्या है ये, काल्पनिक फोकस है। और ये क्या है, वास्तविक फोकस है, क्योंकि इसको रियल में कट कर रही है और इसमें कट करती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मैंने समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किए थे, पीछे लेके गए थे, वो काल्पनिक था, वो रियल में कट नहीं कर रहा था। क्या था, काल्पनिक था। तो इसी तरह ये इसको क्या है, काल्पनिक है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन को और बढ़िया से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को कट करती है या कट करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, कट करती है या कट करती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस बोलते हैं। उस बिंदु को दर्पण का फोकस बोलते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी आप लोगों का, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो। मिटाता हूं मैं इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे और अवतल दर्पण में रिलेशन सिद्ध करने वाले हैं। टूल 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 पहले अवतल दर्पण लिख लेते हैं। अवतल दर्पण ये क्या होता है भाई, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का जिस दर्पण का परावर्तक सतह, यानी जिससे प्रकाश का परावर्तन, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ
होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अभिसारी, इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। ये रहा दर्पण, टू 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 बन गया। देखो, इसका परावर्तक सतह ये वाला भाग है, ये वाला क्या है? परावर्तक सतह भाग है। तो परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ। तो इस तरह के दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि अगर कोई खोखला गोला है, इसके बाहर वाले साइड को पॉलिश कर दिया गया है, इसके बाहर वाले साइड को, अब ये जो दर्पण बन रहा है, इसको, इस दर्पण का नाम क्या रख दिया गया है? अवतल। क्या नाम रख दिया गया है? अवतल। जैसे कि ये मेरा हाथ क्या है? अवतल दर्पण है। मेरा हाथ क्या है? अवतल दर्पण है। इस साइड हम पॉलिश सपोज कर रहे हैं कि इस साइड क्या है? पॉलिश किया हुआ है, और ये परावर्तक सतह है। तो ये परावर्तक सतह दिख रहा है आपको, क्या है? धसा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब रियल में अगर ऑप्टिकली सही वाला मिरर लोगे तो आप लोग पता, छूने से ही पता चलता है क्या है, कि वो दर्पण क्या है? धसा हुआ है। ठीक है, मैंने देखा है ट्राई करके, मेरे पास था ऑप्टिकली मिरर जो सही होता है ऑप्टिकल रूप से, तो उसको मैंने टच किया तो क्या था, देखने से भी पता चल रहा है कि क्या वो धसा हुआ मिरर होता है। जो दर्पण होता है वो धसा हुआ होता है, जो परावर्तक सतह होता है वो धसा होता है। तो उस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसको अभिसारी इसलिए कहते हैं, अभिसारी का मतलब है कि सब रे को क्या करता है, ये कन्वर्ज करके एक बिंदु पे ला देता है। क्या करता है? कन्वर्ज करके एक बिंदु पे लाने का काम करता है। तो इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ओके। मिटाता हूं मैं इसे। अब सिद्ध करना है क्या? F बराबर R/2। एक सेकंड में मार्कर में इंक डाल लेता हूं, क्योंकि धीमा धीमा लिखा रहा है अब। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखना है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अभी हम लोग उत्तल को टच भी नहीं किए, पहले अवतल को देख लेंगे। इसके बाद अवतल में जो अलग अलग स्थिति पे प्रतिबिंब है, उस सारी चीज़ों को देखेंगे। आज क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं अवतल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी है सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तल पे आएंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करें कि वक्रता, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दिख रहा है फोकस क्या है? एक चीज़, फोकस दूरी क्या हो गया, ये तो मैं फोकस का डेफिनेशन। फोकस दूरी बस सिंपल है कि ये पोल से, हर डिस्टेंस क्या होता है? P से मापा जाता है। पोल से, ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ से? ध्रुव से। तो ध्रुव से जो फोकस के बीच की दूरी है, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से फोकस के बीच की, फोकस तो समझ में आ गया, समांतर किरणें अभी जो बताया मैंने। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो एक दर्पण बना लेते हैं, सॉल्यूशन इसका, या प्रूफ देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। टू 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 टू। ये क्या है? ये पोल है,
ये पोल है तो ये अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सॉरी हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं, वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। और यहाँ कहीं मान लेते हैं फोकस है। क्या है? फोकस है। ठीक है, क्या है ये? फोकस। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। हमको सिद्ध करना है कि ये अगर ये दूरी क्या हो जाता है, ये P से PC कितना होता है? PC विच इज़ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। PC क्या होगा? वक्रता त्रिज्या ही है। मैंने अभी बता रखा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं? दर्पण का त्रिज्या बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो PC क्या है? ये R है। ये क्या है? ये R है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं, यानी PF इक्वल टू क्या है? PF इक्वल टू F है, यानी फोकस दूरी। इसको F से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को भी F ही लिखते हैं। फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? F ही लिखते हैं। तो PF इक्वल टू F है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो है F इक्वल टू क्या है? R/2 है, यानी ये F जो है, ये दूरी जो है, इस पूरा दूरी का आधा दूरी ये है। यही हमको प्रूव करना है कि ये पूरा दूरी जो वक्रता त्रिज्या का पूरा दूरी है वो ये क्या है? इस दूरी का डबल है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये दूरी जो है इस दूरी का डबल है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये दूरी PF जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, PF जो है ये क्या है? वक्रता त्रिज्या का आधा है, यानी ये दूरी इस पूरा दूरी का हाफ है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये तो लिख लिया मैंने, यानी कि अल्टीमेटली हमको प्रूफ क्या करना है कि PC जो है या PF क्या है? PF जो है वो हमको प्रूफ करना है PC का आधा है। यही लिखना है ना? PF क्या है? F और PC R, तो R का आधा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेता हूँ मैं। बिल्कुल चीज़ें समझ में आएगी, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, बिल्कुल चीज़ें समझ में आएगी। तो मैंने क्या किया, एक प्रकाश का किरण जो है ड्रॉ किया जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। इसका नाम अगर मान लो हम लोग रख लेते हैं AB। तो ये प्रकाश का प्रधान अक्ष के समांतर किरण आई, तो ये पास किससे करेगी? मुख्य फोकस से होकर के ही पास करेगी। ठीक है, ये मुख्य फोकस से होकर पास की। ये प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ड्रॉ की है, और ये क्या किया? मुख्य अक्ष से होकर के पास किया, मुख्य फोकस से होकर के पास किया। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? एक अभिलंब डालते हैं। क्या करते हैं? एक अभिलंब डालते हैं। तो अभिलंब जो होता है किसी गोला में, वो सेंटर से होके ही पास करता है, केंद्र से ही होके पास करता है। चीज़ आती है आपको पहले से ये चीज़, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को आता होगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? ये अभिलंब है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या होता था, ये एक दर्पण होता था, तो ये इस पे अभिलंब होता था। ठीक है, ये क्या होता था? अभिलंब। या फिर अभी ऐसे बता रहा था कि जैसे प्रकाश का परावर्तन में ये किरण है, तो ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण, और इस पे अभिलंब डालते थे। तो गोला में जो होता है, कोई गोला है तो उस पे अभिलंब, जो भी अभिलंब होगा वो क्या होगा? सेंटर से ही होकर के पास करता है। किससे होकर के पास करता है? अगर वो अभिलंब डाला गया है तो वो सेंटर से होकर ही पास करेगा। तो ये सेंटर से होकर के अभिलंब पास किया। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन का नियम से ये जो ऐसे भी है, ये छोड़ो, ये प्रकाश का परावर्तन, ये इस एंगल को क्या बोलेंगे? I, यानी I क्या है? I क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं। और ये एंगल क्या है? ये एंगल हो जाएगा एंगल R, यानी परावर्तित किरण, सॉरी आपतन कोण है ना, किरण आपतित किरण तो ये है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। दूसरा क्या है? R परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण है। अब हम लोग क्या करते हैं,
डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? सिंपल है कि प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आई जो कि मुख्य फोकस से होकर के पास की, ये एंगल आई है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। और प्रावर्तित, ये प्रावर्तित किरण है, प्रावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को प्रावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर कराया है, या फर्स्ट नहीं तो शायद सेकेंड में कराया होगा। तो अब देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्या, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ये कहाँ से हो गया? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन, कुछ कुछ लैंग्वेज है, आप लोग चाहो तो अपने से लिख सकते हो कि हाँ ये एक दर्पण है, इससे एक प्रकाश, जो भी आप किए हैं सेम चीज़ लिखना है। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हो, उतना आलसी हो, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसमें सारा चीज़ एक एक करके लिखा हुआ है। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। देखो क्या है, एंगल ए बी सी, ये एंगल आई है, एंगल सी बी एफ यानी एंगल आर की बात हो रहा है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, यही है ना, एंगल आई एंगल आर। प्रकाश का परावर्तन का नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण का कोण के बराबर होता है, तो ये इससे बराबर हो गया। नौ देखो, आप ए बी जो है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, पीसी के। ए बी पैरेलल है पीसी के। थोड़ा सा मैथ आपको आना चाहिए, फिजिक्स बिना मैथ के पॉसिबल ही नहीं है। ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, पीसी के। जब ए बी पैरेलल होगा पीसी के, तो आप देखो ये वाला जो आपतन कोण है और ये एंगल सी जो है, ये वाला कोण, क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा एकांतर कोण से? एकांतर कोण से बड़ा होगा, मतलब बराबर होगा, बड़ा नहीं बराबर होगा, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, पीसी के। तो हम इसको लिखना चाहें कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, बी सी एफ कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। इसे मैं मिटाऊं ओके, इसको मिटा लेते हैं। अब देखो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या होगा, आप देखो, ए समीकरण 1 में ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है। जब ये साइड इक्वल हुआ, एल एच एस इक्वल हुआ, तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि एंगल सी बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एफ। ठीक है, एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ। एंगल सी बी एफ कहाँ है, एंगल सी बी एफ यानी ये एंगल की बात हो रही है, एंगल आर की। और एंगल बी सी एफ यानी बी सी एफ यानी इस एंगल की बात हो रही है। तो आप देखो, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में या बी सी एफ में, सॉरी, त्रिभुज बी सी एफ में ये एंगल आई और एंगल आर बराबर है। एंगल आई और एंगल आर क्या है, बराबर है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जब दो एंगल किसी त्रिभुज में बराबर हो जाता है, तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, वो भी क्या होता है, बराबर होता है। ये थ्योरम आप लोग क्लास 9th में प्रूफ किए होंगे। तो एंगल आई जो है वो क्या है, एंगल आई के सामने वाला कोण ये क्या है, भुजा क्या है, बी एफ, राइट। क्या है, एंगल आई के सामने वाला भुजा बी एफ इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर के सामने वाला भुजा क्या है, सी एफ। ये थ्योरम से हुआ, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा था त्रिभुज बी सी एफ में। जब दो कोण बराबर हो रहा था, तो सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी सी एफ जो है वो बी एफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो,
हम लोग कुछ कंजम्पशन करते हैं या हम लोग जो अपने सिलेबस में अभी पढ़ते हैं वो क्या होता है, ये सारी किरणें जो होती है प्रकाश के मतलब कि ये जो किरणें होती है जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है वो प्रधान अक्ष के बहुत नज़दीक से पास करती है। क्या होती है इसको, ये सब जो है ये सारा जो किरणें हैं वो क्या होती है समांतर अक्ष के एकदम बिल्कुल एकदम नज़दीक से पास करती है। इसको पारा एक्सियल रेज बोला जाता है। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में पढ़ना क्या है, पारा एक्सियल रेज के बारे में ही हम लोग सब चीज़ उसको कंज्यूम करते हैं कि ये क्या है, पारा एक्सियल रेज ही है। तो ये जो किरण होगा ए बी वो क्या होगा, बहुत नज़दीक से पास करेगा। क्या करेगा, बहुत नज़दीक से। जब ये ए बी किरण बहुत नज़दीक से पास कर रहा है, यहाँ पे मैं दिखाने के लिए बड़ा कर दिया हूँ ताकि डायग्राम समझ में आए। जब ये बहुत नज़दीक से अगर पास कर रहा है तो क्या ये पॉइंट बी पॉइंट जो है पी के बराबर नहीं है, यानी बी पॉइंट और पी पॉइंट एक ही स्थान पे नहीं है। अगर मैं बोलूँ ये बी है ये पी है, ये बी है और ये पी है, तो क्या लगभग मैं दोनों को एक जगह ना मान लूँ। तो वही है, जब ये किरण क्या होगा बहुत नज़दीक से पास कर रहा है, क्या कर रहा है बहुत नज़दीक से पास कर रहा है, तो ये बी पॉइंट लाई करेगा पी पॉइंट पे ही, यानी बी और पी पॉइंट एक ही जगह है, ऐसा मानते हैं, कंजम्पशन है। और किरण जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो सब पारा एक्सियल रेज के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो हम बी के बदले क्या लिख सकते हैं, पी एफ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पी एफ इक्वल टू सी एफ, पी एफ इक्वल टू सी एफ। ठीक है, पी एफ इक्वल टू सी एफ। तो आप देखो, अब आप देखो ये पी एफ और सी एफ दोनों बराबर हो गया, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि पी एफ जो है वो क्या है, पी एफ जो है वो सी एफ के बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर है, यानी अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये और ये बराबर है दोनों, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा लाइन जो है, ये डिस्टेंस अगर x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो पूरा लाइन जो है ये O और ये A और ये B। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x ओ ए जो है या ओ ए जो है वो क्या है, x का आधा है, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन और ये दोनों, ये पूरा लाइन क्या है, आधा है। मतलब ये बिंदु O जो है ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जब दो बराबर भागों में बांट रहा है तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ए बी का हाफ, ए बी का हाफ। तो वही यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ कि पी एफ इक्वल टू पी सी का आधा, राइट। ये पूरा लाइन जो है ये इसका क्या होगा, मतलब ये आधा लाइन जो पी एफ जो है क्या है, पी एफ जो है पी सी का क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, पी एफ और सी एफ बराबर है। अब जब तो पी एफ को हम लोग क्या बोले थे, अभी मैंने यहाँ पे लिखाया था पी एफ एफ था, पी एफ क्या था, एफ था। तो पी एफ एफ है और पी सी क्या है, पी सी ये आर है, पी सी वक्रता त्रिज्या है, तो आर नीचे में क्या है 2। तो ये सिद्ध हो गया कि एफ बराबर आर बाय 2। इसका लैंग्वेज अगर आप लोग नहीं लिख पाओगे खुद से तो नोट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। प्रिपेयर क्या, कॉन्सेप्चुअली मैं समझा दिया हूँ, एक एक बारीकी से चीज़ देखें, एक तरह से बच्चा से की तरह समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो और अवतल दर्पण हम लोग ख़त्म करेंगे बहुत जल्दी, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस पढ़ाई करो।